नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। यूथ कंपटीशन जीएस 1 लाख में हम लोग प्राचीन प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण हम उसको जो है हम लोग 2 पार्ट में बाँट दिए थे। तो आज जो है दूसरा पार्ट हम लोग उसका पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में जो पहला टॉपिक दिया गया है, कश्मीर का राज्य दिया गया है। तो हम लोग आज जो है कश्मीर के राज्य से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है पहला कि कश्मीर के हिंदू राज का इतिहास जानने का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राज तरंगड़ी है। राज तरंगड़ी ग्रंथ की रचना किस विद्वान ने की थी? कल्हड़ ने की थी। कल्हड़ जो है किस जाति से संबंधित था? ब्राह्मण था। कल्हड़ के पिता का नाम क्या था? कल्हड़ के पिता का नाम जो है चंपक था। कल्हड़ के पिता चंपक जो है किस शासक के मंत्री थे? कश्मीर के शासक हर्ष के मंत्री थे। कल्हड़ के राज तरंगड़ी नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में पूर्ण की थी? जयसिंह के। इनका शासनकाल जो था 1127 से 1159 के बीच में था। अब आगे दिए गए राज तरंगड़ी में कितने तरंग तथा श्लोक संग्रहित हैं? तो इसमें जो है 8 तरंग तथा 8000 श्लोक भी हैं इसमें। आगे दिया गया है कि राज तरंगड़ी की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। अब आगे दिए गया है कि राज तरंगड़ी ग्रंथ का विवरण दिया गया है। तो इसमें जो है प्रथम 3 तरंगों यानी कि अध्याय में कश्मीर का प्राचीन इतिहास दिया गया है और चौथे, पांचवें तथा छठे तरंगों यानी कि अध्याय में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। बाद के 7वें तथा 8वें तरंगों यानी कि अध्याय में लोहार वंश का इतिहास वर्णित है। तो आगे दिया गया है कि राज तरंगड़ी ग्रंथ के ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन का प्रथम सफल प्रयास माना जाता है। सम्राट अशोक के किस पुत्र को कश्मीर में हिंदू सभ्यता के प्रचार का श्रेय दिया जाता है? जालौक को। मौर्य सम्राट अशोक ने कश्मीर राज्य में किस नगर की स्थापना की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी। कुषाण वंशी शासक कनिष्क के समय किस बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन यानी कि जो कि कश्मीर में है नामक स्थल पर हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कितने प्रमुख राजवंशों ने कश्मीर राज्य में शासन किया था? 3 प्रमुख राजवंश थे। कौन कौन से थे? कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। किस कुल शासक ने कश्मीर में 1 वर्ष तक शासन किया था? मिहिर कुल ने। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे पहला वंश कौन सा? कारकोट वंश। इसमें दिए गए कि कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने। कश्मीर के शासक दुर्लभ वर्धन की शासनावधि क्या थी? 596 से लेकर 632 ईस्वी तक। कश्मीर के शासक दुर्लभ वर्धन किस शासक के अधीनस्थ पदाधिकारी था? गोनंद वंशी का। कारकोट वंशी शासक दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने कश्मीर की यात्रा की थी? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। दुर्लभ वर्धन के पश्चात कारकोट वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? दुर्लभक। कारकोट वंशी शासक दुर्लभक की शासनावधि क्या थी? 632 से 682 ईस्वी तक। कारकोट वंशी शासक दुर्लभक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रतापादित्य की। कारकोट वंशी शासक दुर्लभक ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना करवाई थी? प्रतापपुर की। कारकोट वंशी शासक दुर्लभक के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। दुर्लभक के तीनों पुत्रों के नाम क्रमशः क्या थे? इसमें जो है जो पहला नाम था चंद्रपीठ था उसका मतलब एक नाम और मिलता है ब्रजादित्य। दूसरा था तारापीठ, इसका एक नाम और मिलता है उदयादित्य का। तीसरा पुत्र था मुक्तापीठ, इसका एक नाम और मिलता है ललितादित्य। कारकोट वंशी शासक दुर्लभक के पश्चात कारकोट वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? दुर्लभक का पुत्र चंद्रपीठ, जिसकी उपाधि थी ब्रजादित्य की। किस कारकोट वंशी शासक के काल में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था? चंद्रपीठ के। कल्हड़ के किस कारकोट वंशी शासक को उसकी न्यायप्रियता हाँ ईमानदारी की प्रशंसा की है? चंद्रपीठ की। करकोट वंशी शासक चंद्रपीठ के पश्चात सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तारापीठ। कल्हड़ ने किस कारकोट वंशी शासक को क्रूर तथा निर्दयी बताया गया है? किसको? तारापीठ को। करकोट वंशी शासक तारापीठ के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? मुक्तापीठ ललितादित्य।
करकोट वंशी शासक मुक्तापीठ की और इसकी जो उपाधि थी ललितादित्य की शासनावधि क्या थी 724 से 760 ईस्वी तक। ललितादित्य मुक्तापीठ ने किस शासक की सहायता से तिब्बतियों को पराजित किया था? कन्नौज के शासक यशोवर्मन की सहायता से। अरबों पर विजय का श्रेय जो है किस कारकोट वंशी शासक को प्राप्त है? ललितादित्य को। कारकोट वंशी शासक ललितादित्य की सबसे महत्वपूर्ण विजय किसके विरुद्ध थी? कन्नौज शासक यशोवर्मन के विरुद्ध है। कश्मीर के प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। कश्मीर में स्थापत्य कला तथा दक्षिण कला का प्रसिद्ध नमूना यानी उदाहरण किस मंदिर को माना जाता है? मार्तंड सूर्य मंदिर। किस कारकोट वंशी शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली तथा साम्राज्यवादी शासक माना जाता है? ललितादित्य मुक्तापीठ को। करकोट वंशी शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ने किस नगर की स्थापना करवाई थी? परिहासपुर की। करकोट वंशी किस इसमें दिए शासन नहीं शासक होना चाहिए। किस शासक ने यशोवर्मन के दरबारी कवि वाकपति तथा भवभूति की कश्मीर बुलाकर अपने राज दरबार में रखा था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। कारकोट वंश का अंतिम शासक कौन था? जयापीठ। इसकी उपाधि जो है विनयादित्य थी। कारकोट वंशी शासक जयापीठ यानी कि विनयादित्य के दरबारी विद्वान कौन थे? दामोदर गुप्त, उद्भट, वामन भट्ट एवं क्षीर थे। कारकोट वंशी शासक जयापीठ की मृत्यु कब हुई थी? 810 ईस्वी में। इसके बाद जो वंश है उत्पल वंश है। तो इसमें दिए गए कारकोट वंश के बाद कश्मीर में किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? उत्पल वंश का। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने। उत्पल वंशी शासक अवंती वर्मन की शासनावधि क्या थी? 855 से 883 ईस्वी तक। उत्पल वंशी शासक कृषि की उत्तम व्यवस्था के लिए किस विधि का प्रयोग जो है सर्वाधिक प्रचलित करवाया था? सिंचाई व्यवस्था की। उत्पल वंशी शासक अवंती वर्मन ने किस नगर की स्थापना करवाई थी? सूरपुर और अवंतीपुर की। सिंचाई हेतु सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अवंती वर्मन ने करवाया था। अब आगे दिए गए उत्पल वंश से संबंधित प्रमुख विद्वान और ग्रंथ दिए गए हैं। एक तरफ विद्वान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ दिए गए हैं। आनंद वर्धन के द्वारा जो ग्रंथ लिखा था ध्वन्यालोक है। रत्नाकर के द्वारा जो है हरिविजय की रचना की थी। उत्पल वंशी अवंती वर्मन के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? शंकर वर्मन। उत्पल वंशी शासक शंकर वर्मन की शासनावधि क्या थी? 885 से 902 ईस्वी तक। किस उत्पल वंशी शासक ने दारवा विशार यानी कि झेलम तथा चिनाब के बीच स्थित त्रिगर्त यानी कि कांगड़ा तथा गुर्जर की विजय की थी? शंकर वर्मन ने की थी। किस उत्पल वंशी शासक ने जनता पर भारी कर लगाया था? शंकर वर्मन ने। शंकर वर्मन के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? गोपाल वर्मन। इसका जो समय था 902 से 904 ईस्वी तक। उत्पल वंश की किस महिला शासिका ने शासन किया था? रानी दिद्दा ने। रानी दिद्दा विवाह के पूर्व किस वंश से संबंधित थी? लोहार वंश से। रानी दिद्दा का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्पल वंशी शासक क्षेमगुप्त के साथ। रानी दिद्दा की मृत्यु के बाद कौन सिंहासनासीन हुआ था? रानी दिद्दा का भतीजा संग्रामराज। रानी दिद्दा ने किस दो नगर की स्थापना करवाई थी? दिद्दापुर एवं कंकनपुरा। रानी दिद्दा ने अपने पौत्र नंदीगुप्त की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? दिद्दा स्वामी मंदिर का। अगला राजवंश है लोहार वंश। इसके विषय में दिए गए कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना किसने किया था? संग्रामराज ने। संग्रामराज ने किस मंत्री की हत्या जो है महमूद गजनवी से परास्त होने के उपरांत कर दी थी? तुंग की। संग्रामराज के पश्चात लोहार वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? अनंत। लोहार वंशी शासक अनंत की धर्मनिष्ठा पत्नी का नाम क्या था? सूर्यमती नाम था। बृहद कथा मंजरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता क्षेमेंद्र को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? लोहार वंशी शासक अनंत ने। अनंत के शासनकाल में किस मंत्री ने कश्मीर में आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार की योजनाएं लागू की? हलधर, जो कि प्रधानमंत्री था। अनंत के पश्चात लोहार वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? कलश। लोहार वंशी शासक कलश की शासनावधि क्या थी? 1063 से 1089 ईस्वी तक। लोहार वंशी शासक कलश के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? कलश का पुत्र हर्ष। लोहार वंशी शासक हर्ष का आश्रित कवि या विद्वान कौन था? कल्हड़ था। किस लोहार वंशी शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की नियुक्ति की थी? हर्ष ने। किस लोहार वंशी शासक ने देवोत्पन्न
नायक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका कार्य मंदिरों को लूटकर व मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर धन एकत्र करना था। हर्ष ने किस शासक को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है? हर्ष को कहा जाता है। लोहार वंशी शासक हर्ष की मृत्यु के पश्चात क्रमशः किस किस शासकों का उल्लेख मिलता है? उच्छल है, उसके बाद सुशल, भिक्षाजर, जयसिंह का। इसके बाद दिया गया कि लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जयसिंह था। इसका शासनकाल 1128 से 1155 ईस्वी मिलता है। अब आगे दिया गया है जो कि कामरूप का वर्मन वंश, यानी कि जो आधुनिक जो है असम है, उसको जो है प्राचीन काल में कामरूप कहा जाता था। आगे इसमें दिए गए हैं कामरूप के वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यवर्मन को। कामरूप के वर्षण वंशी शासक पुष्य पुष्यवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। वर्मन वंशी शासक पुष्यवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? प्राग ज्योतिषपुर, जो कि असम में थे। कामरूप के वर्मन वंश का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत कौन सा है? निधनपुर ताम्रपुत्र लेख, ताम्रपत्र लेख, नालंदा मुद्रा लेख और हर्षचरित। किस वर्मन वंशी शासक के समय वर्मन वंश की राजनैतिक प्रभुत्व में वृद्धि हुई थी? भोजवर्मन के समय। वर्मन वंशी शासक पुष्यवर्मन के समकालीन गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। किस वर्मन वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया था? पुंड्रवर्धन ने। किस वर्मन वंशी शासक के शासनकाल में गौड़ नरेश शशांक ने आक्रमण किया था? सुप्रतिष्ठित वर्मन के समय में। सुप्रतिष्ठित वर्मन के पश्चात वर्मन वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? भास्कर वर्मन। वर्मन वंशी शासक भास्कर वर्मन की मित्रता मैत्री संबंध किस शासक के साथ थी? वर्धन वंशी शासक हर्षवर्धन थे। किस वर्मन वंशी शासक को हर्षचरित ग्रंथ में महाराजा धीराज कहा गया है? सुस्थित वर्मन मृंगाल को। भास्कर वर्मन का कौन सा दूत हर्षवर्धन के पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर गया था? हंसवेग ने। चीनी यात्री हुएन सांग किस वर्मन वंशी शासक के दरबार में गया था? भास्कर वर्मन के। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्मन शासकों ने किस क्षेत्रों को जीतकर वर्मन साम्राज्य का विस्तार किया था? कर्णसुवर्ण। वर्मन वंश का अंतिम महान शासक कौन था? भास्कर वर्मन था। वर्मन वंश के पतन के पश्चात कामरूप जो है किस साम्राज्य का अंग बन गया था? पाल साम्राज्य का। अब आगे दिए गया है कि निधनपुर ताम्रपत्र लेख, नालंदा मुद्रा लेख तथा हर्षचरित से प्राप्त वर्मन वंश के शासकों के नाम दिए गए थे। इसमें जो नाम मिलते हैं पुष्यवर्मन, समुद्रवर्मन, बलवर्मन, कल्याणवर्मन, गणपति वर्मन, महेंद्र वर्मन, नारायण वर्मन, भूतिवर्मन, चंद्रगुप्त वर्मन, स्थित वर्मन, सुस्थित वर्मन, सुप्रतिष्ठित वर्मन, भास्कर वर्मन। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नेपाल का राज्य। इसमें दिए गए हैं कि नेपाल का प्राचीन राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? गंडक तथा कोसी के मध्य। नेपाली इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? वंशवलिया अभिलेख हैं, मुद्राएं तथा चीनी तिब्बती लेखों के विवरण दिए गए हैं। आगे दिए गए हैं कि वंशावलियों के अनुसार नेपाल पर सर्वप्रथम किस वंश ने शासन किया था? गोपालक वंश ने किया था। गोपालक वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया था? आभीरों का शासन हुआ था। आभीरों के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया था? किरातों का शासन था। नेपाल राज्य पर कितने किरात राजाओं ने शासन किया था? 29 किरात राजा ने। किरातों के पश्चात नेपाल राज्य को किसने विजित किया था? निमिष नामक भारतीय क्षत्रिय राजकुमार ने। निमिष वंश के कितने राजाओं ने नेपाल में शासन किया था? 5 राजा ने। निमिष वंश का विनाश कर किस वंश ने नेपाल में शासन स्थापित किया था? लिच्छू राजवंश ने किया था। अभिलेखों के अनुसार कितने लिच्छू राजाओं ने नेपाल में राज किया था? 28 राजा ने। नेपाली लिच्छुओं को पवित्र बौद्ध किस विदेशी यात्री द्वारा बताया गया है? चीनी यात्री हुएन सांग के द्वारा। गुप्त वंश के पतन के पश्चात नेपाल में किस शासक के नेतृत्व में पुनः लिच्छियों का उत्कर्ष हुआ था? मानदेव के नेतृत्व में। 7वीं सदी में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर किस राजमंत्री ने लिच्छुई वंश से राज सत्ता अधिग्रहण कर लिया था? अंशुवर्मा ने, जो कि एक मंत्री था। अंशुवर्मा ने नेपाल में किस वंश की स्थापना की थी? बैसु ठाकुरी वंश की। अंशुवर्मा जो है प्रारंभ में किस लिच्छुई शासक का सामंत था? शिवदेश प्रथम का। किस
तिब्बती नेता ने अंशु वर्मा के शासनकाल में नेपाल पर आक्रमण किया था, सांग के। अंशु वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर मैत्री संबंध स्थापित किया? तिब्बती नेता सांग के साथ। नेपाल के वैश्य ठाकुरी वंश के किस शासक के सिक्कों पर महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है? अंशु वर्मा के। नेपाल के वैश्य ठाकुरी वंश के शासक अंशु वर्मा के अभिलेख किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? काठमांडू, देवीपाटन, पाटन, बागमती से। वैश्य ठाकुरी वंश के शासक अंशु वर्मा की मृत्यु के बाद नेपाल में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? लिच्छवी वंश का। अंशु वर्मा के पश्चात किस लिच्छवी शासक ने शासन किया था? नरेंद्र देव ने। लिच्छवी शासक नरेंद्र देव के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? शिवदेव। लिच्छवी शासक शिवदेव ने किस समकालीन राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? मौखरी वंश के साथ। लिच्छवी के पश्चात नेपाल राज्य पर किसका अधिकार हो गया था? तिब्बत का हो गया था। जो अब अगला टॉपिक दिया गया है जो क्षेत्र में, वो है उड़ीसा के राजवंश। इसमें जो पहला राजवंश मिलता है सलेदुभव वंश। इसमें दिया गया है कि सलेदुभव वंश की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? उड़ीसा के कोंगत क्षेत्र यानी कि आधुनिक पुरी तथा गंजाम जिला में। सलेदुभव वंशी शासक प्रारंभ में किस वंश के अधीन सामंत थे? गौड़ वंशी शासक शशांक के। उड़ीसा को किन प्राचीन नामों से जाना जाता था? कलिंग तथा उत्कल नाम से। उड़ीसा को ऐतिहासिक युग में सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है किस नाम से प्राप्त हुई थी? कलिंग नाम से। उड़ीसा के सलेदुभव वंश से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 15 अभिलेख। उड़ीसा के सलेदुभव वंश से संबंधित सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? माधवराज द्वितीय का गंजाम लेख है। कौन सा अभिलेख उड़ीसा के सलेदुभव वंश से संबंधित है? बुकुद अभिलेख। किस अभिलेख के अनुसार कलिंग क्षेत्र में पुलिंद सेन नामक राजा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने शैल चट्टान को तोड़कर सलेदुभव नामक व्यक्ति को उत्पन्न किया, जिसने सलेदुभव वंश की स्थापना की? बुकुद अभिलेख में कहा गया है। सलेदुभव वंश के अधिकांश अभिलेख पर किस देवता के प्रतीक मिलते हैं? नंदी बैल, जो कि शैव का प्रतीक है। सलेदुभव वंश के अभिलेखों में किस की पर्वत को कुलगिरी के रूप में संबोधित किया गया है? महेंद्र पर्वत को। सलेदुभव वंश का स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है? माधवराज द्वितीय को। सलेदुभव वंश के अभिलेखों में किस शासक को रणभीर, सैन्यभीर तथा संपूर्ण कलिंग का स्वामी कहा गया है? माधवराज द्वितीय को। अब अगला वंश जो दिया गया उड़ीसा का भौमकर वंश है। इसमें कि 8वीं सदी के मध्य में सलेदुभव वंश के पतन के बाद उड़ीसा में किस वंश की स्थापना हुई थी? भौमकर वंश के। उड़ीसा के भौमकर की वंशी शासक का शासन क्षेत्र क्या था? बालासोर, कटक, पुरी आदि। भौमकर वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? गुदेव पारक, गुदेश्वर पाटक, जो कि आधुनिक जाजपुर है। भौमकर वंश से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 17 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भौमकर वंश से संबंधित अभिलेख जो है कौन कौन से हैं? 84, नेवलपुर, गंजाम तथा धेनगनल अभिलेख है। आगे दिए गए किस अभिलेख में भौमकर वंश के शासक शुभकर देव प्रथम को परमेश्वर महाराजाधिराज परम भट्टारक कहा गया है? 84 अभिलेख में। 84 अभिलेख जो है किस भौमकर शासक के द्वारा निर्मित कराया गया था? शुभकर देव प्रथम के पुत्र शिवकर द्वितीय ने। उड़ीसा के भौमकर वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? 18 शासकों ने। उड़ीसा के भौमकर वंश में किन किन महिलाओं ने शासन किया था? पृथ्वी महादेवी, गौरी, दंडी महादेवी, वकुला महादेवी, धर्म महादेवी आदि। उड़ीसा के भौमकर शासक जो है किस धर्म के मतानुयायी थे? बौद्ध तथा शैव धर्म के। उड़ीसा के भौमकर शासकों के संरक्षण में किस बौद्ध केंद्र का विकास हुआ था? रत्नागिरी का। उड़ीसा के भौमकर शासक ने किस प्रसिद्ध देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? चामुंडा देवी मंदिर का। उड़ीसा के भौमकर वंश के पतन के बाद किस वंश का अधिकार स्थापित हो गया था? सोमवंशी शासकों का। अगला वंश दिया गया है भंज वंश। उड़ीसा में भौमकर वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? भंज वंश की। उड़ीसा के भंज वंश की कौन सी शाखाएं अस्तित्व में थी? तो खिंजली मंडल के भंज, खिंजिंग कोट्टा के भंज, ये जो है मयूरभंज तथा क्योंझर में थे। तीसरा जो है बौद्धों के भंज, ये जो है फुलवनी जिला में थे। आगे दिए गए उड़ीसा के भंज वंश का प्रथम अभिलेख किस शासक ने जारी किया था? शत्रुभंज ने। उड़ीसा के खिंजिंग के भंज वंश का संस्थापक कौन था? कुट्टभंज।
त्रिभुवन कलश, अमोघ कलश, कल्याण कलश जैसी उपाधियां जो हैं किस वंश के शासकों ने धारण की थी? खिंजी के भंजवंश ने। मंदिर तथा भित्ति चित्रों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने अत्यधिक रुचि दिखाई थी? खिंजी के भंजवंश। अगला वंश जो दिया गया है सोमवंश है। इसमें है कि सोमवंशी मूलतः कहाँ के मूल निवासी थे? दक्षिणी कोसल राज्य के। सोमवंशी उड़ीसा के किस क्षेत्र पर एक साम्राज्य की स्थापना की थी? उत्तर तथा मध्य उड़ीसा में। उड़ीसा के सोमवंशी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित थी? चैत नगर में, जो कि आधुनिक बिंका है, और अभिनव ममत नगर में, जो कि आधुनिक जाजपुर जिला है। आगे दिए गए है कि प्रारंभिक सोमवंशी संबंधित व्यक्तित्व किसे माना जाता है? चंद्रकुलोत्पन्न उदयन को। उड़ीसा का निर्माता किस राजवंश को माना जाता है? सोमवंश को। सोमवंशी शासकों को अभिलेखों में क्या कहा गया है? त्रिकलिंगाधिपति तथा कौशलेंद्र। उड़ीसा के सोमवंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? महाभावगुप्त को, जो कि इसका दूसरा नाम जो है जन्मेजय भी मिलता है। सोमवंशी महाभावगुप्त जन्मेजय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? महाशिवगुप्त द्वितीय। इसका दूसरा नाम जो है धर्मरथ भी मिलता है। किस सोमवंशी शासक को द्वितीय परशुराम कहा गया था? महाशिवगुप्त द्वितीय को। उड़ीसा के सोमवंशी शासक जो है कौन सी उपाधि धारण करते थे? जन्मेजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ आदि की। सोमवंशी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक ने किया था? जन्मेजय के पुत्र ययाति प्रथम ने। सोमवंश के शासनकाल में मंदिर वास्तुकला की किस शैली का विकास हुआ था? सोमवंशी शैली का। सोमवंशी शासक ययाति के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? भीमरथ, धर्मरथ, नहुष। उड़ीसा स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण किस सोमवंशी शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ययाति द्वितीय के पुत्र उद्योत केसरी के शासनकाल में। अगला वंश जो दिया गया है पूर्वी गंग वंश। इसमें दिए गए है कि पूर्वी गंग जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये कर्नाटक के थे। पूर्वी गंग अथवा उड़ीसा के गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहंस पंचम था। पूर्वी गंग के संस्थापक वज्रहंस पंचम जो है किसके अधीनस्थ सामंत थे? चोल शासक राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम के। पूर्वी गंग के शासक वज्रहंस पंचम ने राज्याभिषेक के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? अनंत वर्मन। पूर्वी गंग के किस की शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर कलिंग नगर या दंतपुर से अभिलेख जारी करवाया था? वज्रहंस पंचम ने। किस शासक ने वज्रहंस को परास्त कर स्वयं त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? कलचुरी शासक कर्ण ने। वज्रहस्त के पुत्र राजराज देवेंद्र वर्मा ने किस चोल शासक के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था? चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का। वज्रहस्त प्रथम के पश्चात पूर्वी गंग वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? राजराज देवेंद्र वर्मा। राजराज देवेंद्र वर्मा के पश्चात पूर्वी गंग वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? अनंत वर्मा चोटगंग। गंग वंश के महानतम शासक अनंत वर्मा चोटगंग के माता था। पिता का नाम क्या था? माता जो थी राज सुंदरी था जो है। पिता राजराज देवेंद्र वर्मा थे। गंग वंशी शासक अनंत वर्मा चोटगंग के अभिलेख जो है किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कोरनी, विशाखापत्तनम, गंजाम तथा द्राक्षाराम से। 12वीं सदी में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मा चोटगंग ने। पूर्वी गंग शासक अनंत वर्मा चोटगंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति, उत्कल स्वामी, गंग चूड़ामणि। उड़ीसा में सोमवंशी को अपदस्थ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अनंत वर्मा चोटगंग को। अनंत वर्मा चोटगंग अपनी मृत्यु से पूर्व अपने किस पुत्र का राज्याभिषेक किया था? कामाड़व का। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम के द्वारा। पूर्वी गंग वंश की राजधानी कहाँ से थी? ये जो है कलिंग नगर थी। ये जो है आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में है। अब आगे दिए गए हैं सिंध का राज। इसमें है कि सिंध का राज जो है 7वीं सदी में किस उत्तर भारतीय शासक के अधीन था? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात सिंध राज का शासन किस वंश के अधीन हो गया था? रायवंश के। रायवंश से संबंधित किन प्रमुख शासकों के नाम ज्ञात होते हैं? राय जी के, राय सिंघरस के, राय साहसी के, राय सिंघरस द्वितीय और राय साहसी द्वितीय का नाम मिलता है। पर्सिया
पर्सिया यानी कि पर्सिया के शासक निमरूज ने सिंध पर आक्रमण कर किस राय शासक की हत्या कर दी? राय सिंघस द्वितीय की। राय सिंघस द्वितीय के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ? राय साहसी द्वितीय। चाच नामक ब्राह्मण मंत्री ने किस शासक की हत्या कर एक नए राजवंश की नींव डाली थी? राय साहसी द्वितीय। चाच नामक ब्राह्मण मंत्री ने सिंह राज क्षेत्र में किस वंश की स्थापना की थी? ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। सिंध के ब्राह्मण वंश के शासक चाच के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, दाहिर था, दाहरसी थे। सिंध के शासक चाच की मृत्यु के बाद सिंध का शासक कौन बना था? चाच का भाई चंदर बना था। सिंध के शासक चंदर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चंदर के पुत्र दुरात था दाहिर के मध्य। सिंध के उत्तराधिकारी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? दाहिर की। सिंध बलूचिस्तान था कश्मीर में एक छत्र राज्य किस ब्राह्मण वंशी शासक ने स्थापित किया था? राजा दाहिर ने। सिंध राज्य पर अरबों द्वारा प्रथम अभियान कब हुआ था? 636 ईस्वी में। सिंध राज्य पर अरबों द्वारा प्रथम अभियान के समय इस्लामी जगत के खलीफा कौन थे? खलीफा उमर थे। सिंध राज्य पर अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था? तो अरब जहाज़ों को देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूटना था। किन दो अरबी सेना नायकों को सिंध के शासक दाहिर ने मार डाला था? उबैदुल्ला तथा बुरदल को। सिंध के शासक दाहिर किस अरब आक्रमणकारी से पराजित हो गया था? मोहम्मद बिन कासिम से। सिंध के शासक दाहिर था अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के मध्य घमासान या भीषण युद्ध कब हुआ था? 712 ईस्वी को। अरबों द्वारा सिंध की विजय के समय इराक बगदाद का गवर्नर कौन था? मंसूर हज्जाज था। सिंध के शासक दाहिर के पश्चात सिंध राज्य पर किसका शासन स्थापित हुआ था? अरब के मुसलमान का। अब आगे दिया गया है कि राजपूत युगीन संस्कृति, जो संस्कृति है ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत की है। इसमें दिया गया है कि शासन व्यवस्था, राजपूत युग की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसको देखते हैं हम लोग आगे। इसमें दिया गया है कि शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास किस युग में दिखाई देता है? राजपूत काल में। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राजपूत काल नाम से भी जाना जाता है। राजपूत काल यानी कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमिकर था। राजपूत काल में राज्य की इकाई को किस नाम से जाना जाता था? जागीर के नाम से जाना जाता था। राजपूत काल में प्रायः जागीर के सर्वे सर्वा यानी कि उसका जो शासन प्रबंध है किसके नेतृत्व में मतलब किया जाता था? सामंत के नेतृत्व में। चाहमान या चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में कितने सामंतों के अस्तित्व का पता चलता है? 150 सामंतों के। राजपूत काल में सामंतों के दो विशेषाधिकार क्या थे? न्यायालय तथा मंत्रिपरिषद। सामंत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान किया था? अश्वघोषकृत बुद्धचरित में। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया था? स्वतंत्र पड़ोसी राज्य के अर्थ में किया गया था। भारत में सामंत शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता था? भूस्वामियों के लिए। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में आरंभिक मध्यकाल की सामंतवादी व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला है? प्रोफेसर आर्य शर्मा ने डाला है। आगे दिए गए कि सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक जो है किस भारतीय इतिहासकार ने लिखी है? प्रोफेसर BNS यादव ने लिखा है। उत्तर भारत में सामंत महासामंत शब्दों का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? वैन्यगुप्त का गुणोदर अभिलेख में। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किस वंश के शासकों ने बांधा था? प्रतिहार शासकों ने। पूर्व मध्यकाल में जागीरों का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? महासामंत या सामंत होता था। अब आगे दिया गया है कि पूर्व मध्यकालीन प्रशासनिक परिषद, इसमें दिया गया है अमात्य वर्ग में जो होते थे मंत्रिमंडल, राजपुरुष, उच्च अधिकारी होते थे। महापुरोहित या राजपुरोहित में धार्मिक, राजनीतिक, परमज्ञ अधिकारी होते थे। संधि विग्रही में विदेश मंत्री होते थे। इसमें जो है युद्ध एवं शांति विषयक मंत्री होते थे। महाक्षपटलिक में लेखा विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। महादंड नायक में मुख्य सेनापति होता था। भंडागारिक में कोषाध्यक्ष होता था। महाधर्मच्छ धर्मस्थी में प्रधान न्यायाधीश होता था।
राष्ट्रपति जो होता था भुक्ति प्रांत या राष्ट्र का प्रधान होता था। बंदिन बंदपति बंदपुत्र जो है राजकवि होते थे। नैमित्तिक में राज ज्योतिषी होते थे। भिसगाधिराज में राज चिकित्सक होते थे। अब आगे दिया गया है कि पूर्व मध्यकालीन प्रशासनिक इकाई जो सबसे ऊपर की इकाई थी साम्राज्य थी, उसके नीचे राष्ट्र या भुक्ति होते थे, उसके बाद मंडल होते थे, उसके बाद जनपद या विषय होते थे और सबसे नीचे जो है ग्राम या गांव होते थे। आगे दिया गया है कि पूर्व मध्यकालीन सत्ता का सामंती पिरामिड दिया गया है। तो सबसे ऊपर जो होते थे राजा महाराजा धीराज होते थे, उसके बाद कुलीन नोबल्स महासामंत होते थे, उसके बाद जो होते थे जागीरदार या सामंत होते थे और सबसे नीचे जो है किसान श्रमिक होते थे। अब आगे दिया गया है सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में है कि राजपूत कालीन समाज में कौन सी सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी? वर्णाश्रम व्यवस्था थी। कल्हड़कृत राजतरंगिणी ग्रंथ से कितनी उपजातियों को वर्णन मिलता है? 64 उपजातियों का। राजपूत महिलाओं द्वारा सामूहिक प्राणोत्सर्जन करने की प्रथा क्या कहलाती थी? जौहर प्रथा कहलाती थी। किस राजपूत शासक ने साहित्य कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था? परमार भोजन ने। धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया था? मेघातिथि ने। मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहलेख में प्राप्त हुआ है? रामगढ़ में। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूक फुरिया और कतारिया नामक वर्गों में विभाजित किया है? इब्न खुर्दादब ने। मिताक्षरा के अनुसार कब पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है? जन्म लेते ही। प्राचीन काल में बधुआ को निर्दिष्ट करने वाले शब्द कौन से हैं? व्यक्ति और विष्टि शब्द। वैजयंती ग्रंथ में कितनी वर्णसंकर जातियों की लंबी सूची मिलती है? 64 वर्णसंकर जातियों की। सभा श्रृंगार ग्रंथ में कितने प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है? 34 प्रकार के ब्राह्मणों का। किस विदेशी यात्री ने मध्य भारत को ब्राह्मणों का देश कहा है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कितने क्षत्रिय कुल शाखाओं का वर्णन मिलता है? 36 शाखा का। अब आगे दिया गया आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि कार्य था। किस राजपूत कालीन ग्रंथों में 17 प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है? हेम चंद्रकृत प्रबंध चिंतामणि में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बंगाल में 50 से अधिक प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता था? शून्य पुराण से। किस राजपूत शासक ने आना सागर नामक झील था बीसलसर नामक तालाब खुदवाया था? अवड़ुराज एवं बीसल देव ने। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबा भोसर तालाब का निर्माण कौन करवाया था? परमार राजा भोज ने करवाए थे। राजपूत काल में सिंचाई हेतु किस तकनीकी का प्रयोग प्रमुखता से करते थे? अरहट या रहट का प्रयोग। पूर्व मध्यकालीन साहित्य लेखों में किन किन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? दिनार, द्रम, रूपक, कारसापड़, बिनसोपक, बिनसतिका का। अब आगे दिए कि राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल में प्रचलित विभिन्न कर दिए गए हैं। तो भाग जो होता था कृषकों की उपज के अंश के रूप में जो है कर लिया जाता था। भोग जो है राजा के उपभोग के लिए समय समय पर प्रजा द्वारा दिया गया कर होता था। बलि जो होता था राजा को उपहार के रूप में प्राप्त कर था। धान्य था कुछ विशेष प्रकार के अनाजों पर कर था। हीरक जो था नगद वसूल किए जाने वाला कर था। ऊपर कर या उद्रंग जो था अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर था। उपक्लिप्त जो था अनिश्चित था, अतिरिक्त कर था। क्लिप्त क्या था? निश्चित कर था। उदक भाग सिंचाई कर था। तुरुस्क धन था मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। प्रवण कर जो था बिक्री कर था। तरशुल्क जो है जल यात्रा कर था। अब आगे दिए है कि बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? कैवर्त। इसका दूसरा नाम जो है महिपाल द्वितीय भी मिलता है। तुरुस्कंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? गढ़वाल वंश के। राजपूत कालीन भूमि मापन हेतु प्रचलित मानक क्या थे? द्रोणवाप, आढ़वाप, पुल्यवाप, खंडूकवाप, नालिकवाप। अब आगे दिया है कि राजपूत कालीन भूमि का वर्गीकरण दिए गए हैं। ऊसर कौन सी भूमि होती थी? जहां बीज न उगता हो। खिल पड़ती जिस भूमि को ना जोता जाता हो। साख जो थी व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि थी। अकृष्ट जिसमें खेती न की गई हो। वाहित उपजाऊ भूमि होती थी।
अब आगे दिए कि पूर्व मध्यकाल में राजस्थान के किस झील से नमक का उत्पादन किया जाता था? साबर झील से। राजपूत काल में राजा का कोष किस वर्ग को कहा गया है? वणिक वर्ग को। गधया प्रकार के सिक्के किस राजपूत वंश से संबंधित है? गुहिलों तथा चाहमानों से। भारत के पूर्वी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति और सप्तग्राम। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था? देवल, थाना, खंबात, भड़ौच। प्रारंभिक मध्ययुगीन लेखों में उल्लिखित कार्तिक संक्रांति दिवस का संबंध किससे था? कृषि से। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध तालाब कौन कौन से थे? राहिल सागर, कीरत सागर, बेलाताल, विजय सागर, कल्याण सागर। पूर्व मध्यकालीन किस राजवंशों द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था? राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजवंश के द्वारा किया गया था? गाहड़वाल वंश के द्वारा किया गया था। किस राजपूत शासकों ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी? कलचुरी तथा चंदेल शासक। महिला शासकिया रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से। 11वीं सदी में किस देश में कुतुबनुमा का आविष्कार किया गया था? चीन में किया गया था। अधिकांश भारतीय जहाज पूर्व मध्यकाल में चीन के किस बंदरगाह पर उतरते थे? फूचो। सिडोनी अभिलेख 10वीं शताब्दी में निम्नांकित बाजारों का उल्लेख मिलता है। कुछ बाजार के नाम दिए गए हैं। दोषीहाट बाजार जो था वस्त्र बाजार था। प्रसन्नहाट सोमरस बाजार था। कटुस हाट सड़क के किनारे का बाजार था। महट्टा का हाट जो है मुख्य बाजार था। अब आगे दिया गया है कि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक जीवन। इसमें है कि राजपूत काल में कौन सा धर्म अत्यधिक लोकप्रिय था? हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। आगे दिया है कि राजपूत काल में किस देवी देवताओं की उपासना होती थी? विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा की। गुजरात के राजपूत चालुक्य शासकों ने किस धर्म को राजधर्म बनाया था? जैन धर्म को। किस राजवंश के शासकों ने खजुराहो में जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल राजवंश ने करवाया था। राजस्थान के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चालुक्य सोलंकी वंश ने। आगे दिए गए कि पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का उदय हुआ? वज्रयान का। राजपूत काल में किस धर्म का पतन या ह्रास हुआ था? बौद्ध धर्म का। मानसोल्लास अथवा अभिलाष तीर्थ चिंतामणि नामक संग्रह जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? सोमेश्वर को द्वारा। नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था? संत रक्षित, पद्मसंभव, कमलशील और स्थिरमती ने। आगे दिए है मालवा स्थित मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? वत्स भट्टी था। कौन सा स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था? सोमनाथ। 11वीं शताब्दी की पुस्तक सूर्य पुराण का लेखक कौन था? रमई पंडित। भारत में मध्यकाल में देहली वाल का क्या क्या अर्थ होता था? तुर्क विजय के समय जो है दिल्ली में प्रचलित मुद्रा थी। सीवर ने किस भाषा में 350 पुस्तकों के उद्धरणों की चयनिका संकलित की थी? संस्कृत में। किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि से संबंधित है? जैन मत। किस एक राजपूत वंश द्वारा अपना उद्गम जो है मिथकी अग्निकुंड से नहीं जोड़ा गया है? चंदेल का। सर्वदर्शन संग्रह क्या है? तो यह भौतिकवाद से लेकर एकांतवाद तक की 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। आगे दिए कि नागर शैली के स्थापत्य का कौन सा उत्कृष्ट उदाहरण है? लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। आगे दिए कि भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद है। यह अनुवाद जो है किस नाम से जाना जाता है? इल्मुल हिसाब से। कौन राजपूत काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ था? भास्कराचार्य। किसका कथन है? हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है? अलबरूनी के द्वारा। किस राजपूत कालीन शासक ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रबंध अथवा ग्रंथ लिखा था? परमार भोज ने। 9वीं सदी से 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन है?
लेखा पद्धति। प्रारंभिक मध्य युग में भू अनुदान व्यवस्था का प्रचलन किस क्षेत्र में नहीं था? पंजाब क्षेत्र में। पूर्व मध्यकाल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन या विभाजन अधिकांशतः किस कारण से था? तो व्यावसायिक वर्गों का जातियों में परिवर्तन से। रात रंगी के अनुसार निर्वाचन द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? यह शस्कर था। किसके द्वारा संपन्न हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग ने। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र कहाँ रहते थे? कश्मीर में। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? बृहद कथा मंजरी, भारत मंजरी, रामायण मंजरी। बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को किसने भूमिदान दिया था? पाल राजा देवपाल ने दिया था। 1100 से 13 ईस्वी की अवधि में ताड़पत्रों पर निष्पादित लघु हस्तलिपि चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? पश्चिमी भारत। विशाल बौद्ध विहार सोमपुर कहाँ स्थित है? पूर्वी बिहार यानी कि गया क्षेत्र में। इस तरह हम लोगों का जो चैप्टर था पूर्व मध्यकाल का, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोगों का है प्राचीन भारत का स्थापत्य जो कला है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।